के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और रिवीजन क्लास से आपके कंसेप्ट थोड़े वापस ब्रश अप हो जाते हैं एक बार, है ना। कई कई चीज़ों पे धूल लग जाती है ना, जैसे पढ़ी पढ़ी बुक्स आपकी धूल खाती है, वैसे पढ़े पढ़े कंसेप्ट भी आपके थोड़े धूल खाते हैं। अब एग्जाम पटी गई, एग्जाम पटी गई तो पाछू आवा नहीं आवा नहीं। एग्जाम पटी गई तो बढ़वानू नहीं। बेटा एक ही एग्जाम थोड़ी, अभी तो बहुत एग्जाम देनी है, 12th क्लास में हो ना। अभी तो एग्जाम ही एग्जाम देना है, ये साल पूरा एग्जाम का ही साल समझो आप। ठीक है, एक एग्जाम खत्म होगी दूसरी आएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी आएगी। ठीक है। यस ऐसा। सर। हाँ, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होगा ना बोर्ड का, जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, आपको रोज पढ़ते ही रहना है। ये मत समझना एग्जाम हो गई तो बढ़वानू नहीं। ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, चलो। हाँ जा। अच्छा, वैकेशन का क्या बोल रहे हो आप लोग? वैकेशन है क्या अपना? या हाँ छुट्टी? सर, हमारा भी है। आप लोगों का भी है? कब से कब तक है? हाँ सर। 8 नवंबर से है सर। 1 नवंबर आज से? से। पहली तारीख से? कब तक सर रहेगा? गुजरात बोर्ड वालों की फिक्स हो गई, संडे टू सीबीएसई संडे। वालों की बाकी है। अच्छा, सीबीएसई वालों की बाकी है। तो गुजरात बोर्ड वालों का क्या डेट है? वेकेशन है पर डेट नहीं आई है। बराबर है। मतलब अगर होगा भी तो 1 से 18 के बीच में ही होगा ना, 1 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में। सर गुजराती वालों को 21 डेज। इतना लंबा वैकेशन? हाँ। इतना लंबा वैकेशन लेके क्या करोगे आप लोग? गुजराती वालों, ओ गुजराती वालों, इतना लंबा वैकेशन लेके कहाँ जाने वाले हो? इट्स दिवाली। कैंसिल कर दो सर, कैंसिल। हाँ। वैसे भी तो वैकेशन ही चल रहा है आपका। कौन सा आप लोग स्कूल जा रहे हो? घर पे तो बैठे हो सब। वैसे कौन सा स्कूल जा रहे हो? चलो। हम्म। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3। उसका रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। कैपेसिटर तो हमने अच्छे से कवर कर ही लिया। अब ना कैपेसिटर के और फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है। जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं घर पे। ठीक है। उसमें आपका टॉपिक अपने आप रिवाइज होते रहेगा वो। और साथ में जो जो टॉपिक्स आगे चलते जा रहे हो उसको पढ़ते जाओ। यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है। बढ़िया से आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। दर्शनिका की अटेंडेंस नहीं लेती कोई? अभी अटेंडेंस बेटा किसी की भी नहीं ली है, सबकी ले लूंगा मैं। आज अटेंडेंस का टाइम कभी भी ले लूंगा, बीच में कभी ले लूंगा रैंडमली। ठीक है। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सबको अच्छा लग रहा होगा, एसवी वालों को रिलैक्स फील हो रहा होगा थोड़ा ना, एग्जाम का बोझ थोड़ा उतर गया, सर जी। है ना। थोड़ा रिलैक्स तो फील हो रहा होगा बिल्कुल। चलो। सर क्या रिलैक्स फील हो रहा होगा, आप एग्जाम के दिन की भी क्लास ले लेते हो। अच्छा, कहो तो छुट्टी दे दूं आपको, बताओ छुट्टी चाहिए क्या आज आपको? अच्छा, बस 5 बजे छोड़ दूंगा, 4:45 छोड़ दूंगा बस। और थैंक सर यू हमारी डेट आ गई, सर। सर्क्यूलर आ गया। है बेटा? वेकेशन की डेट आ गई। आ गई? कब से कब तक है? हाँ, किधर में आ गए सर? 8 to 22। डेट तो बताओ अरे पहले। आज जाइवी। आज ही आएगी? 8 8 से 22। 8 थी 22? तो बहुत सारे दिन हो गए तो। 21 में से कुछ ही कम है सर। अच्छा, सीबीएसई वालों की 8 नवंबर से 22 नवंबर तक है। ठीक है। और गुजराती वालों की 29 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। एम आई राइट? सर इतना थोड़ा होता है, वो लोग के इतने दिन नहीं है, उन लोग के 21 दिन है। 21 दिन ही तो हो रहे हैं। 18 नवंबर तक देखो कितने दिन हो रहे हैं, 29 और 30,
29 को तो क्लास कर ही लेंगे लोग, 30 और 31 ही मिलेगा इनको भी। तो भाई 21 दिन ही हो रहे हैं, गिन के देख लो यहाँ से, मतलब 21 दिन ही हो रहे। हाँ सर, वो लोग को ज्यादा दे दिया, आप लोगों को कितने मजाक मिल है रहे क्या? हैं? आपको कितने मिल रहे हैं? 8 नवंबर से 22 नवंबर कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए कि 14 दिन हो गए? 14 दिन हो गए। 14 है सर, संडे टू संडे। हाँ 14 डेज के आसपास हो गए आपके, 14 डेज हो गए। चलो ठीक है, तो भी कोई ज्यादा भी दिन कम नहीं है, 14 दिन बहुत होते हैं मेरे ख्याल से। और क्या लोगे दिवाली पे? एक एक महीना गायब होना है क्या आप लोगों को? बेटा 12th क्लास में हो, थोड़ी तो शर्म करा करो। वैकेशन चाहिए अभी है? 12th क्लास में आ गए हो, पिछले 11 साल से स्कूल में पढ़ रहे हो और इतनी वैकेशन एंजॉय कर चुके हो। अब 1 साल आपको देना है पढ़ाई, तो उसमें वैकेशन मांग रहे हो हैं? थोड़ा तो सोचा करो। हमें नहीं मांगा। अच्छा चलो ठीक है, जो नहीं मांग रहा ना उनकी क्लास लगाऊंगा रोज। नो सर, जिनको वैकेशन नहीं चाहिए ना उनकी रोज क्लास लेगी 2-2 घंटे। चलो। सर रोज 5-5 घंटे ले लेना जिनको नहीं चाहिए। रोज 5-5 घंटे उतना पढ़ लोगे आप लोग रोज 5 घंटे? सर नो हमको सर। थोड़ा करना है, जिनको नहीं चाहिए वैकेशन उनकी बात है। चलो ये बढ़िया। हाँ चलो बेटा पढ़ लो थोड़ा, बहुत बातें कर ली अपन ने। थोड़ी देर पढ़ लो, फिर छुट्टी कर दूंगा आज, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ना कल से, लेकिन रेगुलर कर दूंगा फिर ना। कल से कोई वो नहीं करूंगा मैं, एक भी टाइम कटौती नहीं होगी। कल से मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लास अटेंड करना है सबको कंपलसरी, यस सर जी। है ना? आज चलो एग्जाम है तो 5 बजे तक छोड़ दूंगा, 4:30 वैसे भी हो गए, लेकिन कल से फिर अपना वही टाइम रहेगा रेगुलर, है ना? चलो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ते अपन। सर दूसरी मीटिंग ही मत रखना। कौन सी वाली दूसरी मीटिंग? हाँ इसके बाद। इसके बाद कौन सी मीटिंग है अपनी? इसके बाद भी है क्या कोई मीटिंग? अरे मतलब सर वो आप 2 40 मीटिंग मत मिनट्स में करना, एक ही डिस्कनेक्ट मीटिंग होता है ना, करना। उसका बोल रहा है। अच्छा जूम की मीटिंग की बात कर रहे हो क्या? अच्छा अच्छा। जूम की तो अपनी अनलिमिटेड है, आप इसमें 2 घंटे भी पढ़ सकते हो सेम मीटिंग। सर सर आप बच्चे की जान लोगे क्या? चलो बेटा चलो बस करो यार, बहुत हो गया अभी, बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे, बोलेंगे सर टाइम पास करा रहे हो आप, कुछ पढ़ा। भिंडी वीडियो बनकर वीडियो बंद कर दो बेटा। अच्छा मुझे भिंडी का नाम पता चल गया, व्रज देसाई नाम है इसका। अच्छा इसको भिंडी बुलाते क्यों? सही है। व्रज देसाई को भिंडी बुलाते हैं क्या ये लोग? अच्छा देखो मैंने वीडियो ऑन था, मैंने उसका फायदा उठा लिया ना, मुझे पता चल गया। चलो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक। सर थोड़ा पहले देखा होता तो मुंह भी देख लेते। रहने दे बेटा, मुंह थोड़ी देखना, लड़की थोड़ी है। गुरुत मारा बुद्धि है तारी जेम नहीं। चलो हाथ जो भिंडी। सर मतलब उसको भिंडी क्यों बोलते हैं? बस करो बे, कितना बोलोगे? शांति रहते क्या तुम लोग? करंट कैरियर्स पे आ जाओ, ठीक है? करंट कैरियर्स क्या होता है देखो, सबसे पहले ये समझो। सपोज आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड कंडक्टर, उसमें करंट कैरियर्स कौन होते हैं? अगर आपके पास एक सॉलिड कंडक्टर है, कोई मेटल है सपोज करो, तो उसमें चार्ज कौन कैरी करता है? इसमें चार्ज आपके कैरी करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? जो वैलेंस मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, और यू कैन से द करंट कैरियर्स इन योर सॉलिड कंडक्टर, ठीक है? ये आपका चार्ज कैरी करते हैं, है ना? वैसे ही अगर आपके पास कोई लिक्विड है ना, लिक्विड में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं?
या तो आपके पास सॉलिड होता है या तो आपके पास लिक्विड होता है। इन केस ऑफ लिक्विड बताओ कौन चार्ज कैरी करता है। सपोज आपके पास NaCl का सोल्यूशन है या आपके पास CuSO4 का सोल्यूशन है, केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो ना आप लोग। तो इसमें चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इसमें चार्ज कैरियर्स दोनों होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। देखो NaCl किससे मिलके बनता है? Na+ और Cl-। CuSO4 कैसे बनता है ना? Cu+ और SO4-। वैलेंस कितनी होती है बताओ? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लिक्विड्स में आपके चार्ज कैरियर्स दोनों होते हैं, आपके पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। चार्ज एटम इज नोन एज योर आयंस, तो ये आपका चार्ज कैरी करता है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई गैस है, तीन चीजें पॉसिबल हो सकती हैं क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ इधर सॉलिड, इधर लिक्विड और इधर गैस। तो वी हैव ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। अगर आपके पास कोई गैस है तो गैस में आपके चार्ज कैरी कौन करते हैं बताओ? जनरली जो आपकी गैसेस होती हैं वो इंसुलेटर होती है जनरली, है ना। जनरली आपकी गैसेस का नेचर कैसा होता है? इंसुलेटर्स होती हैं। दे डू नॉट कंडक्ट एनी हीट, एनी इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी कंडक्ट नहीं करते। बट गैसेस को हम आयोनाइज कर सकते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर देके, है ना। हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब हम क्रिएट करते हैं गैस के अक्रॉस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन वी क्रिएट अक्रॉस द गैस, सो वी कैन आयोनाइज द गैस। और एक बार आपकी गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं तो फिर वो चार्ज कैरियर्स कैरी करने लगती है। ठीक है, तो आयोनाइज गैस जो होती है उनमें पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैटर को बनाने के लिए या तो आप सॉलिड मैटर होगा आपका, या तो लिक्विड मैटर होगा, या तो गैस मैटर होगा। और हर मैटर में चार्ज का फ्लो तो होता ही होता है ना, अगर वो आयोनाइज्ड है तो। गैस के केस में जनरली आपने गैसेस में देखा होगा आपकी जो एक्सरे होती है, एक्सरे जब आप कराने जाते हो, जब आपकी बोन में फ्रैक्चर वगैरह होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और अपना एक्सरे रिपोर्ट निकालते हो। तो एक्सरे कैसी रेज होती है? वो चार्ज कैरियर्स होती है, कैरी करती है चार्ज, है ना। आपके बोन्स के अंदर की पूरी इमेज लेके एक्सट्रैक्ट करके वो हमें शो करती है कि बोन के अंदर कैसे आपके बॉडी में बोन्स कनेक्टेड है। सारा का सारा इमेज हमें पता चल जाता है एक्सरे। तो एक्सरेज बहुत ही पावरफुल रेज होती हैं जो चार्ज को कैरी करती है। ठीक है, किसी भी गैस को आप आयोनाइज कर सकते हो, बस शर्त ये है कि आप उसके अक्रॉस बहुत हाई पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो और प्रेशर बहुत कम कर रहे हो। प्रेशर कम करते हो और पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हो, ये कंडीशन होती है गैस को आयोनाइज करने की। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंसर्न रहेगा इस चैप्टर में, पूरे के पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो कंसर्न रहता है वो सॉलिड कंडक्टर से रहता है ना। जनरली हमारा जो कंसर्न किससे रहता है? सॉलिड कंडक्टर से रहता है। और सॉलिड कंडक्टर में आपके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो चार्ज को कैरी करते हैं। इतनी बात हम सबको समझ आती? फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अब करंट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ऐसा नहीं है। करंट करंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग किस्म के करंट होते हैं। जैसे कि कुछ करंट ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते, जो टाइम के साथ चेंज नहीं करते, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ये टाइम का फंक्शन नहीं होते। टाइम के साथ टाइम इंक्रीज करता है तो भी करंट का वैल्यू कांस्टेंट ही रहता है।
इस तरह के करंट को हम बोलते हैं स्टेडी करंट। इस तरह के करंट को क्या बोलते हैं? स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब जिसका वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज ना हो। सपोज करो टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट का वैल्यू वही कांस्टेंट का कांस्टेंट, करंट का वैल्यू सेम कांस्टेंट है, टाइम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इस तरह के करंट को हम बोलते हैं स्टेडी करंट। अच्छा, कुछ करंट ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ लीनियरली चेंज होते हैं। टाइम पे डिपेंड तो करते हैं बट कैसे डिपेंड करते हैं? लीनियरली डिपेंड करते हैं। तो उनका बिहेवियर इस तरह का होता है। लीनियर बिहेवियर मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लीनियर बिहेवियर। इस तरह की करंट को बोलते हैं हम अनस्टेडी करंट। अनस्टेडी करंट हैविंग लीनियर बिहेवियर। होते तो अनस्टेडी करंट है बट इनका बिहेवियर कैसा होता है? लीनियर होता है, टाइम के साथ लीनियरली वेरी करते हैं। इसके अलावा कुछ करंट ऐसे अफलातून होते हैं ना, तूफानी बच्चों की तरह होते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत सीधे होते हैं, हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहते हैं, वैसे ही करंट भी वैसे ही होती है। कुछ बच्चे टाइम के साथ ऐसे चेंज करते हैं लीनियरली, वैसी करंट भी होती है। जैसे बच्चे, आपका नेचर होता है बच्चों, वैसे ही करंट का भी नेचर होता है। कुछ बच्चे बहुत तूफानी होते हैं, एकदम हाहाकार मचाने वाले ना, अफलातून, अफलातून टाइप्स होते हैं। तो वो भी अनस्टेडी करंट में ही आते हैं लेकिन उनका बिहेवियर कुछ रैंडम होता है। मतलब इस तरह का वो कुछ भी बिहेवियर शो कर सकते हैं ना, खतरनाक वाला। कभी एकदम ऊपर जाते हैं टाइम के साथ, इतनी एनर्जी आ जाती है, कभी एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, फिर एकदम से मोटिवेशन मिलता है, इतने ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। तो जनरली बच्चे इस कैटेगरी में ज्यादा पाए जाते हैं, सी वाली कैटेगरी में। ठीक है, सी कैटेगरी के बच्चे ज्यादा मिलते हैं, ए और बी वाले कम। यस सर। तो करंट के साथ भी वैसा ही होता है जैसा आपके साथ होता है। करंट आपसे अलग थोड़ी है बेटा, जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा करंट के साथ हो रहा है। तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो करते हैं, है ना। होते ये भी अनस्टेडी है, टाइम के साथ इनमें बहुत उछाल कूद आता है, लेकिन होते ये भी अनस्टेडी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पीरियोडिकली चेंज होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में चेंज होते हैं। इस तरह से देखो, रेगुलर पैटर्न में जो चेंज होते हैं बच्चे, वो ऐसे होते हैं। उनकी भी फोटो आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से चेंज होते हैं, देखो उनके बिहेवियर में ऐसा चेंज आता है रेगुलर पैटर्न का, एकदम ऐसे डिजाइन में चेंज होता है। डिजाइन में मतलब एक रैंडम ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मोटिवेट होते तो भी तमीज से मोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट होते तो भी तमीज से डिमोटिवेट होते हैं। उन्होंने अपनी एक लिमिट बना के रखी होती है, इससे ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है और इससे ज्यादा मोटिवेट भी नहीं होना है। इसके अंदर ही रहना है, इस सीमा के अंदर रहना, सीमा को पार नहीं करना। ठीक है, इसको बोलते हैं जब आपका करंट पीरियोडिकली चेंज होता है टाइम के साथ। दिस इज पीरियोडिक चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 7 में। इस टाइप के करंट के बिहेवियर को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस वी विल स्टडी इन योर चैप्टर नंबर 7 ऑफ फिजिक्स। वहां पे हम इस तरह का बिहेवियर स्टडी करते हैं करंट का। तो बस जनरली करंट आपके इसी टाइप के पाए जाते हैं, या तो वो टाइम पे डिपेंड करते हैं या तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करते। और अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करते तो उसमें उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी तो अफलातून वाली, दूसरी कैटेगरी लीनियर, और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो एक रैंडम पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इस तरह के आपका करंट का क्लासिफिकेशन हो गया। यस सर। जनरली जो हम करंट का इक्वेशन यूज करते हैं, जनरल जो हमारा इक्वेशन होता है वो ये होता है, हम ऐसे लिख देते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बड़ा फेमस इक्वेशन है, जिसको भी पूछो ये बता दे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हम सबको पता है।
पर ये चार्ज क्या है, किस चीज का चार्ज है आपका, है ना। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये चार्ज किस चीज का चार्ज है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो सर आप बता रहे हो, लेकिन अब चार्ज किसका कंसिडर करें, क्वेश्चन ये अराइज होता है ना। तो ये वो चार्ज होता है जो आपका फ्लोइंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज, दिस इज योर मूविंग चार्ज, or you can say flowing charge. This is your moving charge or you can say your flowing charge. अब सपोज करो आपके पास कोई सॉलिड कंडक्टर है, तो सॉलिड कंडक्टर में फ्लो कौन करता है बताओ। सॉलिड कंडक्टर में मूविंग चार्ज कौन होगा, सॉलिड कंडक्टर अगर मैंने आपको दिया है तो सॉलिड कंडक्टर में फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, बिल्कुल सही बात। सॉलिड कंडक्टर में आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, तो इसलिए हम सॉलिड कंडक्टर के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं E/T। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं आपके जो भी, है ना। चार्ज जितना है, टोटल आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हम Ne के बराबर लिख देंगे, है ना? तो ये आपकी करंट हो जाएगी। सपोज करो मैंने आपको कोई लिक्विड दे दिया, है ना। अगर मैंने आपको एक लिक्विड दे दिया, NaCl दे दिया सपोज करो, तो अब NaCl में आप फ्लोइंग चार्ज कौन सा लोगे, Q का वैल्यू क्या लोगे, व्हाट विल बी योर फ्लोइंग चार्ज। अब यहाँ पे आपके देखो आयंस है ना, तो दोनों फ्लो करेंगे, Na+ भी फ्लो करता है और Cl- भी फ्लो करता है। समझ आ रही है बात मेरी। तो अगर आपको कोई लिक्विड दिया है, सपोज NaCl दे दिया, उसमें आपका फ्लोइंग चार्ज पॉजिटिव वाला भी होगा, Na+ वाला भी होगा और Cl- वाला भी होगा, है ना। फ्लोइंग चार्ज आपका दोनों होगा यहाँ पे, Na+ कितने हैं और Cl- कितने हैं अपॉन टाइम, ये आपका करंट का वैल्यू है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें फ्लो कर रही है। फ्लोइंग चार्ज आपके दोनों है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, है ना। तो इस तरह से हम फ्लोइंग चार्ज लिखते हैं। तो चार्ज कितना आपका फ्लो हुआ ये वो होता है, ठीक है। लेकिन जनरली सॉलिड कंडक्टर से आप लोग डील करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन से ही डील करना है, जनरली आपका ये वाला इक्वेशन काम लगेगा, विच इज Q = N, क्योंकि हम जनरली सॉलिड कंडक्टर्स की बात करते हैं। पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सॉलिड कंडक्टर्स की ही बात करेंगे। लिक्विड वाला जो पार्ट है आप केमिस्ट्री में कवर करोगे, वहां पे भी कई बार आपको करंट निकालनी पड़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक करंट हम ऐसे लिखते हैं विच इज dQ/dt। ये क्या बेहुदा बना, dQ/dt जो लिख दिया मैंने। dQ/dt का क्या मतलब होगा, इंस्टेंटेनियस, है ना। जब आपका चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, मतलब किसी इंस्टेंट पे आपका करंट सपोज करो 5 एम्पियर हो गया, किसी दूसरे इंस्टेंट पे आपका करंट 15 एम्पियर हो गया, तीसरे इंस्टेंट पे आपका करंट 0.5 एम्पियर हो गया, मतलब बहुत खतरनाक चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जबरदस्त। तब हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, करंट इज इक्वल टू dQ/dt, जहाँ पे आपका चार्ज जो होता है वो टाइम का फंक्शन होता है। चार्ज जो होता है किसका फंक्शन होता है, टाइम का फंक्शन होता है। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला योर Q = AT - ½ BT² + 1/6 CT3। तो यहाँ पे आपका चार्ज जो है वो टाइम का फंक्शन होगा ना। अब मैं आपको बोलूं बेटा फाइंड करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट t = 2 सेकेंड, है ना। एट t = 2 सेकेंड बताओ मुझे करंट का वैल्यू कितना हो। सिंपली आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, है ना।
चलो इसको क्वेश्चन अच्छा थोड़ा और बनाते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। चार्ज में इतना ही रखता हूँ। सबसे पहले आप मुझे फाइंड करके बताओ, पहला पार्ट, व्हाट विल बी द इनिशियल करंट, इसमें इनिशियल करंट कितना होगा। सेकेंड पार्ट, इसी से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कितने टाइम के बाद आपकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। आफ्टर हाउ मच टाइम योर करंट विल बिकम मैक्सिमम। तीसरा पार्ट, अगर आपकी करंट मैक्सिमम होती है तो उस मैक्सिमम करंट की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, कितने टाइम के बाद आपकी करंट मैक्सिमम पहुंच जाती है या तो मिनिमम पहुंच जाती है। मुझे नहीं पता ये क्या पहुंचेगी, इसमें मैक्सिमम पहुंचेगा कि मिनिमम पहुंचेगा, आई डोंट नो। कितने टाइम के बाद आपकी करंट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पहुंचती है, और अगर मैक्सिमम पहुंचती है या मिनिमम पहुंचती है तो उस मैक्सिमम और मिनिमम की कितनी वैल्यू होती है, ये हमें फाइंड करना। समझ आया सबको, सवाल समझ आया बेटा। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कई बार जब आपको फाइंड करना होता है और चार्ज आपको दिया होता है टाइम का फंक्शन। चार्ज आपका खतरनाक रूप से चेंज कर रहा है, देखो AT माइनस हाफ BT स्क्वायर प्लस 1/6 CT, है ना। खतरनाक सा ऐसा कोई फंक्शन दे देगा, टाइम का कुछ भी दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन में वो फिजिक्स कम चेक करता है और मैथमेटिक्स को ज्यादा चेक कर लेता है। ठीक है, जनरली ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें मैथ्स ज्यादा होती है, फिजिक्स कम होती है। फिजिक्स खाली इतनी होती है यहाँ पे, I इज इक्वल टू DQ/dt, यहाँ पे आपकी फिजिक्स खत्म हो गई। इसके बाद आपको जो भी करना है इस क्वेश्चन में वो आपका मैथ्स का पार्ट होता है। ठीक है, फिजिक्स खाली इतनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन के, यस सर। है ना। इसके बाद ये मैथ्स का क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली बोर्ड लेवल पे नहीं आता है, आपको पहले ही क्लियर कर दूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में या जेई लेवल पे मिल जाएंगे। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, नीट या जेई में आपको मिल जाएंगे। बोर्ड में जनरली इस तरह के क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं किया जाता। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल पे आपके कुछ सवाल नहीं पूछे जाते। चलो बताओ जल्दी से, अब फाइंड करके इनिशियल करंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो करंट निकाल लो, करंट कितना होगा। डिफरेंशिएट मारो इसको जल्दी से यार, डिफरेंशिएट तो सबको मारना आता ही है ना। जल्दी से मारो इसको, डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा AT का डेरिवेटिव A, ये कितना हो जाएगा -BT, और ऊपर वाला टर्म क्या है ये, तो ये हो जाएगा 3CT स्क्वायर, है ना। 3CT स्क्वायर बाय 6, है ना। तो ये हो जाएगा CT स्क्वायर बाय 2 प्लस CT स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब इनिशियल करंट आपको पूछी है, तो इनिशियल करंट तब होती है जब आपका टाइम का वैल्यू 0 होता है। इनिशियल करंट तब होती है एट T इक्वल टू 0। तो T इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगी आपकी, यहाँ से देख के बता सकते हो। टाइम की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो तो करंट की वैल्यू आ जाएगी A के बराबर। दिस इज योर इनिशियल करंट। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा है, कितने टाइम बाद आपकी करंट मैक्सिमम या मिनिमम होगी, है ना। तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आपको करंट को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी हमने DQ/dt निकाला, अब हम DI/dt निकालेंगे। करंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -B, और ये हो जाएगा 2CT/2, मतलब कितना हो गया +CT, है ना। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। बात समझ आई। डिफरेंशिएट करके इसको 0 पुट कर दोगे, और मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा ये स्टेप आपको याद रखना है। जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है उसको डेरिवेटिव करो और इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपको T का वैल्यू मिल जाएगा। तो CT इज इक्वल टू B के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा B/C के बराबर। तो B/C पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब मुझे ये नहीं पता क्या मिलेगा,
मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा? तो मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, है ना। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हो आप बताओ? कितना तो मुझे पता चल गया कि टाइम का वैल्यू क्या होगा, b/c। तो सेकंड पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में मैंने आपको यही पूछा था कि कितने टाइम पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, तो वो टाइम मैंने निकाल दिया, तो टाइम आ गया मेरा b/c के बराबर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि अगर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा तो वो कितना होगा करंट का वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम करंट का वैल्यू कितना होगा। बताओ मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे? यस, अरे पता चल रहा है या फिर हाँ हाँ करे जा रहे हो सब? मैं अकेला ही बोलते जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा यस सर, पता चल रहा है। है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। तो टी का वैल्यू आपका आ गया b/c के बराबर। अब इसको जैसे ही मैं करंट की इक्वेशन में पुट करूंगा, ये वाली इक्वेशन मेरी करंट की है, ये मेरा करंट का वैल्यू है ना, इसको मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे करंट का वैल्यू मिल जाएगा इस टाइम पे कितना होगा, है ना। मुझे करंट का वैल्यू ही तो निकालना है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे करंट का वैल्यू कितना होगा, a-bt प्लस हाफ CT², ये मेरा करंट का वैल्यू है। और मैं यहाँ से टाइम का वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a-b इंटू b/c प्लस हाफ इंटू c इंटू b/c का होल स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा करंट का वैल्यू। ये कितना वैल्यू आ गया अभी देखो, a-b² अपॉन c प्लस हाफ इंटू c² b² अपॉन c² इंटू c। c से c कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, a-b² अपॉन 2c। ये आपका करंट हो जाएगा, ठीक है। तो t=0 पे आपकी करंट कितनी थी, इनिशियली आपकी करंट कितनी थी, a के बराबर, है ना। हमने निकाला था इनिशियल करंट कितना था, a के बराबर। और फाइनली आपकी करंट कितनी हो गई, a-b²/2c, है ना। तो इसका मतलब इनिशियल करंट से ये करंट आपकी कम है, तो इसका मतलब ये जरूर मिनिमम करंट है। दिस इज योर मिनिमम, दिस करंट इज योर मिनिमम करंट। क्योंकि आपकी करंट देखो डिक्रीज कर रही है, इनिशियली आपकी करंट कितनी थी, a के बराबर, और इस टाइम पे एट t=b/c हमने करंट का वैल्यू निकाला तो हमें मिला a-b²/2c। मतलब a में से कुछ पार्ट आपका कम हो गया, कम हो गया मतलब आपकी करंट कम हो गई, कम हो गई मतलब ये मिनिमम करंट, दिस इज योर मिनिमम करंट, ठीक है। बात समझ आई? तो मिनिमम करंट की वैल्यू आपकी इतनी होगी, जिस a-b²/2c के बराबर। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट ज्यादा था, फिजिक्स का पार्ट थोड़ा कम था, लेकिन जेई वाला अक्सर इस तरह के सवाल पूछ लेता है, फिर इसलिए मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर देना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? यस। एक और अच्छा सवाल इस पे करते हैं। सपोज करो हम इस टॉपिक को कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक और शानदार सा सवाल करते हैं इस पे। हाँ, इफ डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0 तो आपका मैक्सिमा होता है। जनरली मैथ्स का प्रिंसिपल ये होता है, सपोज आपके पास कोई फंक्शन है ना, इसको आप जब डेरिवेटिव करते हो, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़े। पहले आप सिंगल डिफरेंशिएशन करते हो, इसको 0 कर देते हो। मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए आप इसको डबल डेरिवेटिव करते हो।
अगर डबल डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो वो मिनिमा होता है, वहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करती है। अगर डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आता है वहाँ पे आपकी मैक्सिमा एग्जिस्ट। ये स्टेप हमको फॉलो करना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन। ये आपके लिए रामबाण है, किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में आपको ये एप्लीकेबल करने को आ सकता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इससे उसको डील करो। चलो एक सवाल और करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का करते हैं।